चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही लाभ होने वाला है दोस्तों। जितने भी बच्चे अगर मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं वह बच्चा इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों। 2024 के एग्जाम में निश्चित रूप से ही पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न कर रहा है बच्चों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, बताइए किसके द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? फूलों द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, बताइए कौन इसमें भाग नहीं है। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, शुक्रवाहिका। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी लैंगिक जनन कहते हैं उसको। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी पपीता। दोस्तों, जो पपीता होता है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी ईस्ट। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, यानी पुंकेसर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, द्विखंडन होता है। कह रहा है कि दोस्तों द्विखंडन किसमें होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी अमीबा में होता है द्विखंडन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है। कह रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी अमीबा में दोस्तों होता है। किसमें? अमीबा में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, बताइए दोस्तों। कह रहा है कि जो होता है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी पतिया में होता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव मादा में निषेचित होता है। कह रहा है कि मानव मादा में निषेचित होता है, यानी निषेचन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी फैलोपियन नलिका में। कहाँ दोस्तों? फैलोपियन नलिका में क्या होता है, यानी निषेचन होता है। फैलोपियन नलिका दोस्तों पाया जाता है स्त्री में। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल। फीमेल, ALE। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। कह रहा है कि तने द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी सभी में होता है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किसमें होता है। इसका आंसर होगा बी नंबर, सितारा मछली में। कह रहा है कि दोस्तों सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है,
कायिक प्रवर्धन संभव है। कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है, बताइए तो दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। बताइए, तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आलू में दोस्तों। तने पर क्या पाई जाती है, यानी अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, किसमें? आलू में। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में इसको छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर छोड़िएगा दोस्तों तो आपके मैट्रिक के एग्जाम में इस प्रकार की परीक्षा आपसे मिस हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, बताइए। इसका आंसर होगा बच्चों हाइड्रा में होता है। किसमें होता है बच्चों? हाइड्रा में, यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कह रहा है कि अलैंगिक जो होता है जनन वह मुकुलन द्वारा किसमें होता है, बताइए। इसका आंसर होगा बच्चों ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी शुक्रवाहिका होता है दोस्तों, वह मादा में नहीं पाया जाता है, यानी फीमेल में नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है मेल में। किसे पाया जाता है दोस्तों? मेल में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में बताइए दोस्तों क्या होते हैं। पराग कोश में परागकण होते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी मादा युग्मक कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, एड्स रोग का मुख्य कारण है। कह रहा है कि एड्स जो रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। इसका आंसर होता है दोस्तों ए नंबर, यानी असुरक्षित यौन संपर्क से। क्या होगा दोस्तों? असुरक्षित यौन संपर्क से। बच्चों मैं एक और चीज़ बता देता हूं कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यानी AIDS। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर। कह रहा है कि जो होता है फूल का पंखुड़ी अधिकतर कैसा होता है। अधिकतर होता है आपका हरा होता है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी अंडाशय। जो अंडाशय होता है वह हमेशा किसमें बदलता है? फल में। जो फूल का भाग होता है वह अंडाशय फल में बदलता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, भ्रूण के जिस भाग में तना, कह रहा है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पतिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रांकुर कहते हैं।
फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कह रहा है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि होती है बताइए। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी सभी होता है खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। कह रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी नर एवं स्त्री जननांगों दोनों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी नर क्या है, पुंकेसर पुष्प का जननांग है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है। कह रहा है कि पुरुषों में यौन आरंभ का लक्षण कौन है। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी ये सभी होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है आपका स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, यानी स्त्रियों में यौन आरंभ का कौन सा लक्षण है बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, यानी सभी, यानी स्तनों की वृद्धि, कह रहा है कि स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, यह सब क्या है, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी डी नंबर, वृष, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, यह सभी क्या है, यानी मनुष्य के नर जननांग का भाग है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी शुक्रवाहिका में। कहाँ होता है दोस्तों, शुक्रवाहिका में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम बोलेंगे MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है, यानी जो मनुष्य होता है उसमें निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है वृष्ण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृष्ण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी अधिवृष्ण में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी निकेत। क्या कहते हैं, निकेत। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का इनमें से कौन सा उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी पपीता में एक लिंगी का उदाहरण है, यानी पपीता में एक लिंग पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 18 वर्ष के उम्र में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी वृष्ण में शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों। शुक्राणु किस में पाया जाता है, नर या मादा, बताइए दोस्तों। तो शुक्राणु पाया जाता है नर में, यानी बॉय में, यानी इसको हम बोलेंगे मेल में। तो वो कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है किस में, तो वृष्ण में होता है। किस में, वृष्ण में। किस में, वृष्ण में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का
पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी स्त्री में। यानी स्त्री में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। वही कह रहा है कि पूर्ण जोड़ा, तो किस में? स्त्री में एक्स और वाई। किस क्या होता है दोस्तों? एक्स और वाई किस में पाया जाता है? तो फीमेल में। किसमें? फीमेल में। और मेल में पूछेगा था दोस्तों एक्स एक्स। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा में जनन की विधि। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, पुष्प का भाग कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी पुंकेसर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कायिक विधि का। क्या होगा? कायिक विधि का बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा रचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गर्भाशय। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी भ्रूण को। किसको? भ्रूण को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि मानव मादा में गर्भकाल कितने महीने का होता है, यानी बच्चा कितना महीना के बाद होता है? बताइए इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 9 महीना के बाद। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, यानी जो होता है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना दिन होता है? कितना दिन तक आता है? बताइए इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 2 से 8 दिन, यानी 2 से 8 दिन तक ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी भ्रूण बनता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी जनन कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? जनन। यानी जो अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करती है उस प्रक्रम को हम लोग क्या करते हैं? जनन कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार से होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 2 प्रकार के होते हैं जनन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बताइए इनमें से कह रहा है कि कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी सब इसमें हो जाएगा। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन सब क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए, यानी मुकुलन में। किसमें दोस्तों? मुकुलन में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, पराग कोश में पाए जाते हैं। बताइए पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, जो 2024 में देने वाले हैं उस बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के जो होता है आधारीय भाग, उससे हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है,
पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, जो पुंकेसर होता है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी फल बनता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। जो बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी बीजावरण। क्या बनाती है? बीजावरण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी शुक्रवाहिका, जो केवल पुरुष में पाया जाता है, यानी मेल में पाया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो उसके संयोजन से क्या बनता है? मिलने से क्या बनता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी जाइगोट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 28वें दिन निकलता है। कब निकलता है? 28वें दिन। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? बताइए निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनित संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड जो दोस्त होता है यह लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ये रहा आपका साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।